हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन WS अकेडमी। दिस इज़ पॉलिटी लेक्चर। इससे पहले हमने पार्लियामेंट के बारे में एक लेक्चर में पढ़ा, उसमें मैंने बेसिक चीज़ें आपको पढ़ाई और यहाँ तक हम पहुँचे थे इलेक्शन मैकेनिज़्म तक। हम देखेंगे इस लेक्चर में इलेक्शन कैसे होता है लोकसभा का स्पेशली, लेकिन मैं ओवरऑल आपको डिफरेंट इलेक्शन सिस्टम्स के बारे में पढ़ाऊँगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। और इससे पहले वाला दूसरा जो मैंने लेक्चर दिया है इंडियाज़ न्यू पार्लियामेंट हाउस, आप सब लोगों को पता होगा रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जो है इसका इनॉग्रेशन किया नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का, और इसलिए वो न्यूज़ में था और आपको वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ से डायरेक्टली बनेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है हमारी कंट्री में और उसका इनॉग्रेशन हुआ नई बिल्डिंग का, और उसमें डिफरेंट आर्ट को, डिफरेंट जो है चीज़ों को, डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस को, डिफरेंट कल्चरल एस्पेक्ट्स को जो है तरजीह दी गई, उसको इम्पोर्टेंस दी गई, तो वो इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं यहाँ से इलेक्शन मैकेनिज्म ऑफ लोकसभा। हमारा जो आपको पता है कि हमारे पार्लियामेंट जो है वो बाईकैमरल लेजिस्लेचर है। बाईकैमरल लेजिस्लेचर जो है, बाईकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब होता है दो हाउसेज हैं हमारे पार्लियामेंट, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा, राइट। अच्छा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे जो लोकसभा और राज्यसभा है ना, वहाँ पे कौन जाते हैं? वहाँ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं, जिनको हम चुनते हैं, जिनको हम वोट देते हैं। तो सबसे पहले हम इन दो हाउसेज में से पहले हाउस की बात करेंगे, लोकसभा की बात करेंगे। अगर हम इलेक्शन मैकेनिज्म की बात करेंगे लोकसभा की, लोकसभा का जब इलेक्शन होता है ना, उसमें आपको पता होना चाहिए टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में। हम जो पीपल है इंडिया के, हम वोट करते हैं, लोकसभा इलेक्शन में वोट देते हैं, लेकिन हम अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट देते हैं। तो जो हमारी पूरी कंट्री है ना, इसको डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हम डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि जो एक जगह के रहने वाले लोग हैं, जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें कितने नंबर ऑफ पीपल और कितनी सीट्स हैं वो बराबर आनी चाहिए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए हर एक जो है हर एक साइड के लोगों को। ठीक है, देख लीजिए, फॉर होल्डिंग डायरेक्ट इलेक्शंस टू लोकसभा ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हर हमारी इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं ना, इनको हम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल पंजाब की स्टेट है, इसको डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। जैसे अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थी, अभी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। हमारे यहाँ पे भी डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी होती है इलेक्शंस के लिए। तो सेम इज़ अ केस विद द लोकसभा इलेक्शन। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, जैसे मैं किसी जगह से बिलोंग करती हूँ, मेरी एक अलग, हमारी यहाँ पे एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है, तो मैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोट देती हूँ। तो इसमें नंबर ऑफ़ पीपल और नंबर ऑफ़ सीट्स जो प्रोवाइड की जाती हैं वो इक्वल होते हैं हर एक जगह पे। तो इसलिए हमारी जो जैसे कंट्री है, कंट्री को स्टेट्स में डिवाइड किया गया है पहले एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए, लेकिन इलेक्शन पर्पज़ के लिए हर एक स्टेट को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो है एरिया हिसाब से, पॉपुलेशन हिसाब से डिवाइड किया जाता है। इन दिस रेस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉलोइंग टू प्रोविजंस। तो इस चीज़ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन रखा गया है? ये प्रोविजन रखा गया है कि ईच स्टेट इज एलोकेटेड अ नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा इन सच अ मैनर दैट द ratio between the number and its population is the same for all states. ठीक है, however this provision does not apply to a state having the population of less than 6 million. ये इसलिए किया गया है कि जो सीट्स एलोकेट की जाती है ना लोकसभा में, एक स्टेट को कितनी नंबर ऑफ सीट्स हम प्रोवाइड करेंगे वो डिपेंड करेगा कि कितनी सीट्स है और कितनी पॉपुलेशन है। ठीक है, पॉपुलेशन कितनी है और डिवाइड बाई सीट्स कितनी है, तो वो सेम होना चाहिए हर एक स्टेट के लिए। ठीक है, तो मतलब कि अगर उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन, उत्तर प्रदेश एक बड़ी स्टेट है ना, वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, वहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट्स भी ज़्यादा होंगी, क्योंकि वहाँ पे जब पॉपुलेशन ज़्यादा है उन पॉपुलेशन को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए ना। अगर हम नागालैंड, सिक्किम की बात करेंगे, वहाँ पे कम पॉपुलेशन है, गोवा की बात करेंगे, वहाँ पे कम पॉपुलेशन है एज़ कम्पेयर टू उत्तर प्रदेश। तो हर एक स्टेट को हम इक्वल सीट्स नहीं, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि उत्तर प्रदेश को 10 सीट्स दो, गोवा को 10 सीट्स दो, सिक्किम को 10 सीट्स को, नहीं, वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा लोग हैं, सिक्किम में कम लोग हैं, तो कम लोगों के लिए कम ही सीट्स होनी चाहिए और ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा सीट्स होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा प्रोविजन क्या है? Each state is divided into territorial constituencies in such a manner that the ratio between the population of each constituency and the number of seats allocated to it is the same throughout the state. अब कितनी सीट्स किस कॉन्स्टिट्यूएंसी को मिलेंगी उसमें ये डिपेंड करेगा कि जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ना, उसमें भी रेशियो सेम होना चाहिए। मतलब अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल गांधरबल की कॉन्स्टिट्यूएंसी है
इसमें कौन कौन सा एरिया आएगा, अब कितनी सीट्स है यहाँ पे और कितनी पॉपुलेशन है, ये सेम होना चाहिए दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी, ठीक है। तो इसका बेसिक मकसद क्या है, जो लोग हैं ना इंडिया के, वो अच्छे से हर एक लोग की रिप्रेजेंटेशन जानी चाहिए, हर एक तबके से रिप्रेजेंटेशन जानी चाहिए, हर एक एरिया से रिप्रेजेंटेशन जानी चाहिए। ये नहीं कि हमारे एरिया में बहुत सारे लोग हैं तो हमें सिर्फ एक सीट एक कैंडिडेट को भेजेंगे और दूसरे एरिया में कम लोग हैं और वो 3 कैंडिडेट्स को भेजेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, इक्वलिटी रहनी चाहिए। तो इस वजह से ये प्रोविज़न रखा गया है, ठीक है। तो इसीलिए जब क्या होता है, सेंसस होता है ना, जब हम सेंसस होता है ना हर 10 साल के बाद, और वहाँ पे देखा जाता है ऑब्वियसली जब सेंसस होता है 10 साल पहले जो पॉपुलेशन होगी वो सेम थोड़ी होगी। पॉपुलेशन यूजुअली इवन स्पेशली इन इंडिया वो ज़्यादा हुई होती है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई होती है, और इस वजह से नंबर ऑफ़ सीट्स भी फिर चेंज हो जाती हैं, रीएडजस्टमेंट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे लिखा री एडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, ये हमें आर्टिकल 82 बताता है कि हर एक सेंसस के बाद हमें री एडजस्टमेंट करना पड़ेगा सीट्स का। क्यों? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा टू स्टेट्स, क्योंकि जब पॉपुलेशन चेंज, किसी स्टेट में पॉपुलेशन कम हो जाती है या किसी स्टेट में ज़्यादा हो जाती है, या हर एक स्टेट में ज़्यादा ही होंगी लेकिन एक स्टेट में बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो ऑब्वियसली उस स्टेट को उसी हिसाब से सीट्स भी दी जाएंगी, ठीक है। और डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी, और एक स्टेट के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूंसीज को, अगर किसी जगह की पॉपुलेशन एक दो जगह की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो फिर 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज के बजाय हम 3 बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है दैट मीन्स हमें अब रिप्रेजेंटेशन भी उसी हिसाब से जानी चाहिए पार्लियामेंट में, ठीक है। पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू डिटरमाइन द अथॉरिटी एंड मैनर इन विच इट इज टू बी मेड। अब ये रीएडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे, किस एरिया को, किस नंबर ऑफ पॉपुलेशन को या कहाँ पे कैसे करेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको पावर दिया है, याद रख लेना ये पॉइंट। पार्लियामेंट को एम्पावर किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि आप ये मैनर बताएंगे कि हमें कैसे इस अथॉरिटी को डिटरमाइन करना है या किस मैनर में इसको करना है रीएडजस्टमेंट को। तो ये एम्पावर किया गया है पार्लियामेंट को। तो इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को पावर दिया है, एम्पावर किया है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, डिलिमिटेशन कमीशन बनाता है, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट बनाता है, उसके अंदर डिलिमिटेशन कमीशन बनाता है। रिसेंटली एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था असम और जम्मू एंड कश्मीर के लिए। उससे पहले डिलिमिटेशन एक्ट कब कब आया है, 1952, 1962, 1972 एंड 2002। तो 10 साल के बाद देखो, 1952 के बाद 1962, 1972 और फिर यहाँ देखो 10 साल के बाद आया है, और उसके बाद आया 2002 में इस पर्पस के लिए, ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, याद रख लेना, ये कब आया था, 1976 में। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, इसने बहुत सारी चेंजेस लाई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एक चेंज क्या थी, इसने फ्रोज द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा टू द स्टेट्स एंड डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज टिल द ईयर 2000 एट द 1971 लेवल। बेसिकली 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था ना 1976 में, इसने बोला था कि अब कोई रीएडजस्टमेंट नहीं होगी 2000 साल तक, ठीक है, अप टू द ईयर 2000 तक कोई रीएडजस्टमेंट नहीं होगी, और जितनी भी अभी सीट्स रहेंगी वो 1971 वाली सेंसस के लेवल पे रहेंगी। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने बोला था। ये फ्रीज क्यों इसने किया, क्यों बोला था ये कोई रीएडजस्टमेंट नहीं होगी, सो दैट कि जो है गवर्नमेंट्स भी काम करेंगे और लोगों के भी जहन में आ जाएगा कि हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है ना, पॉपुलेशन कंट्रोल हो, पॉपुलेशन लिमिटिंग मेजर्स, ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल। क्योंकि इंडिया तो सेकंड नंबर पे था, अभी चाइना को भी पीछे छोड़ रहा है पॉपुलेशन में, ठीक है। फिर 84th ये 2000 ईयर तक इसने फ्रोज किया था, है ना। फिर 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया तो 2001 में, बेनेड रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स दैट वाज एक्सटेंडेड अप टू अनदर 25 ईयर्स अप टू 2026। फिर जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने बोला था कि 2000 तक हम कोई रीएडजस्टमेंट नहीं करेंगे, तब तक हम फ्रोज करेंगे सीट्स को। फिर उसके बाद 2000 जब हुआ, फिर 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2001 में। क्या आया, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2001 में, उसने और 25 साल के लिए इसको फ्रोज किया। तो अब 2026 तक 2026 तक वो फ्रोज हुआ। ऑल्सो नाउ द रीएडजस्टमेंट एंड रेशनलाइजेशन ऑफ द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज टू बी डन ऑन द बेस ऑफ 1991 सेंसस। और उसके बाद कि जो 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने 2026 तक इसको फ्रीज किया, लेकिन इसने किस सेंसस के बेसिस पे रखा है इसको, 1991 सेंसस के बेसिस पे। उसने रखा था 1971 सेंसस के बेसिस पे, और अब इसने रखा 1991 सेंसस के बेसिस पे। उसके बाद 87 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2003 में।
ठीक है, प्रोवाइडेड फॉर द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑन द बेस ऑफ 2001 सेंसस एंड नॉट 1991 सेंसस। फिर उसके बाद एक और अमेंडमेंट एक्ट आया, 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया। उसने बोला हमें जो डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज रखनी है वो 2001 वाली सेंसस पे रखनी है। ठीक है, उससे पहले वाले ने बोला था 1971 वाली सेंसस पे, उसके बाद ने बोला था 1991 वाली सेंसस पे, और अब बोला गया 2001 वाली सेंसस पे। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे, तो ये आपको समझ आया, सो देट जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो लोगों की, इसीलिए हम एक स्टेट को कॉन्स्टिट्यूएंट टेरिटरीज में, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी लोग वोट करते हैं, उसमें डिवाइड करते हैं, सो देट की रेशियो सेम रहे, नंबर ऑफ सीट्स एंड द पॉपुलेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिजर्वेशन फॉर SC एंड ST, रिजर्वेशन जो मिलती है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज अबैंडन्ड द सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि 1909 से स्टार्ट हुआ था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जो रिलीजन के बेसिस पे आपको रिजर्वेशन मिलती है, जो रिलीजन के बेस पे आपको रिप्रेजेंटेशन मिलती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने वो अलाउ नहीं किया कि रिलीजन के बेस पे हम कोई रिप्रेजेंटेशन दे। अब इसने क्या किया, इट प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC एंड ST इन लोकसभा एंड ऑन द बेस ऑफ पॉपुलेशन रेशियोज। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की कितनी पॉपुलेशन होगी, कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन होगी, उसके बेसिस पे हम क्या देते हैं इनको, उसके बेसिस पे इनको क्या दिया जाता है, रिजर्वेशन दिया जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने शेड्यूल कास्ट लोगों को और शेड्यूल ट्राइब लोगों को ये दी, रिजर्वेशन दी, ना कि रिलीजन के बेसिस पे। ठीक है, बेसिकली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, बेसिकली ओरिजिनली इसको 10 साल के लिए रखा गया था, 1960 तक। ठीक है, 1960 तक रखा गया था, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूसली हर टाइम इसको 10-10 साल के लिए इंक्रीज किया, एक्सटेंड किया गया। इस रिजर्वेशन को 10-10 साल के आप तब से एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि अभी भी लग रहा है जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाले लोग हैं, अभी भी वो इतना एट पार नहीं आया है, अभी भी वो थोड़ा पीछे ही है। ठीक है, क्योंकि उनके साथ पहले भी बहुत एक्सप्लॉयटेशन हुई है, इसीलिए इनको ये रिजर्वेशन मिली है। नाउ रिसेंटली क्या हुआ, 104th बहुत इंपॉर्टेंट है, 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो आया ना 2019 वाला, इसने इस रिजर्वेशन को बढ़ा के 2030 तक कर दिया, 2030 तक इसने इस SC और ST वाले रिजर्वेशन को बढ़ा दिया। किसने, 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 2019 में, उसने इस रिजर्वेशन फॉर SC एंड ST जो है उसको बढ़ा के 2030 तक कर दिया। देखो सीट्स तो रिजर्व की जाती है SC और ST के लिए। अगर फॉर एग्जांपल SC रिजर्व सीट होगी, उसमें सिर्फ SC कैंडिडेट आ सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है। अगर ST के लिए सीट होगी तो सिर्फ ST वाला कैंडिडेट सीट लड़ सकता है, इस सीट पे इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन उसको अगर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी वोटर्स हैं ना, सब वोटर्स वोट करेंगे, चाहे वो SC से बिलोंग करते हो, ST से बिलोंग करते हो, जनरल से बिलोंग करते हो, लेकिन वोटर्स सारे वोट करेंगे उसको। ठीक है, हालांकि रिजर्व रखी गई होती है सीट को, तो बंदा जो इलेक्शन लड़ेगा ना वो उस कैटेगरी से होना चाहिए, वोटर्स किसी भी कैटेगरी से हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, एक और पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको कंफ्यूजन हो सकता है, अगर SC और ST को रिजर्वेशन मिलती है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो जनरल सीट से नहीं लड़ सकते। हाँ, रिजर्वेशन अगर 3 सीट्स SC के लिए है, उन 3 सीट्स पे सिर्फ SC कैंडिडेट्स ही इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन अगर जनरल सीट है, ओपन मेरिट वाली सीट कोई भी है, उस पे भी SC ST लड़ सकता है, लेकिन एज अ जनरल कैंडिडेट, उस पे कोई डीबार करके नहीं है, तो वहाँ पे भी ये इलेक्शन लड़ सकते हैं आराम से। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो आया 2019 में, तो ये बिल थी बेसिकली 126th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, लेकिन ये एक्ट फिर बना क्या, 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इस अमेंडमेंट के, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इस अमेंडमेंट के ऑब्जेक्टिव्स यही थे, जैसे मैंने आपको बोला कि इस एक्ट ने 2030 तक इनको ये रिजर्वेशन प्रोवाइड की, टू एक्सटेंड रिजर्वेशन फॉर SC एंड STs टू लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव बॉडीज। ठीक है, और दूसरा एक प्रोविजन था डिसकंटिन्यूइंग द प्रोविजन ऑफ नॉमिनेटिंग एंग्लो इंडियंस, आर्टिकल 331 टू लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव बॉडीज। आपने इससे पहले भी सुना होगा एंग्लो इंडियंस के बारे में। बेसिकली वो यूरोपियंस थे, जब ब्रिटिशर्स यहाँ से निकले, लेकिन वो यहाँ पे ही बैठे, वो वाले यूरोपियंस। तो फिर क्या हुआ कि
104th इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये अमेंडमेंट एक्ट है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि जो एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता था ना, 2 एंग्लो इंडियंस को लोकसभा में, उसको क्या किया गया, डिसकंटिन्यू किया गया, बस बंद किया गया। अब से कोई एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट नहीं करना है। इससे पहले उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता था लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को, लेकिन अब से कोई नॉमिनेशन उनकी नहीं होगी, बोला गया है कि ज़रूरत ही नहीं है। The Act has provisions for amending Article 334 and extending reservation only for SC and ST to Lok Sabha and legislative bodies। ठीक है, तो 25 जनवरी 2030 तक, बेसिकली 2020 में ये एक्सपायर होने वाला था इनका ये रिजर्वेशन, इसलिए 2019 में ही ये बिल लाई गई पहले ही। अब इसने 25 जनवरी 2030 तक इसको रिजर्वेशन एक्सटेंड कर दी गई। पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो 10 साल के लिए ये प्रोवाइड की गई थी SC ST के लिए, और बोला गया कि जब इनकी जो है रिप्रेजेंटेशन जो है एट पार आएगी बाकी कैटेगरीज के साथ तो तब तक, लेकिन तब से 10-10 साल के लिए हम इसको कंटिन्यूसली बढ़ा रहे हैं। 2020 में इसको ख़त्म होने वाला था रिजर्वेशन, तो इसलिए 2019 में ही ये एक्ट पास किया गया और 25 जनवरी 2030 तक SC और ST को रिजर्वेशन बढ़ा दी गई और एंग्लो इंडियंस की रिजर्वेशन ख़त्म कर दी गई बाय 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। याद रख लेना, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, राइट। अब यहाँ पे ये लिखा गया है रीजंस फॉर नॉट अडॉप्टिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा। क्या रीजंस थे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को नहीं लोकसभा में लाया गया? देखो, बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होगा, इलेक्शन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मतलब एक तो हो गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन की, मतलब जब डायरेक्टली वोट लोग डालेंगे और जब कभी वो लोग पहले रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं फिर वो वोट डालते हैं, वो तो एक अलग चीज़ होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेकिन मेथड किस तरीके का कौन सा मेथड यूज़ किया जाएगा कैंडिडेट्स को इलेक्ट करने में, उस पे डिफरेंट टाइप से। सबसे पहले है एक फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, FPTPS, ठीक है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। दूसरा जो टाइप है ना वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। देखो, अब यहाँ पे लिखा गया था कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड को क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा में इस्तेमाल किया गया फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। देखो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैं बेसिक चीज़ आपको समझाऊंगी जो आपको पता होना चाहिए। जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है ना, ये हम यूज़ करते हैं लोकसभा इलेक्शन में और लेजिस्लेटिव असेंबली वाले भी इलेक्शन में। जैसे हम MLAs को चुनते हैं या MPs को चुनते हैं, उस टाइम हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। वो क्या होता है, देखो, अगर 3 बंदे इलेक्शन लड़ रहे हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक को वोट आए, फॉर एग्जाम्पल 100 वोटर्स है, ठीक है, 100 वोटर्स है, 3 बंदे लड़ रहे हैं, ABC ये कैंडिडेट है जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। ए को आए एक सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल 4 रखेंगे हम, 4 कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर हम इक्वल वोट्स की बात करेंगे 25 सबको, लेकिन 100 वोटर्स है ना, 4 बंदे इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब इसको आए 30 वोट्स ए को, ठीक है, इसको बी को आए 20 वोट्स, ठीक, इसको आए 25, इसको आए 25, राइट। ये यहाँ हम ऐसे भी, इसको मैं आपको इसलिए परफेक्ट एग्जांपल दिखाऊंगी। ये 25 हो गए 50, अब इसको करना, ये हो गए 27 और यहाँ पे कितना बचा फिर 23, ठीक है, क्योंकि 25 और 25 हो गए 50 और ये भी हो गई 50, है ना, तो हो गया टोटल कितना 100। अब फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम में क्या है, देखो, इलेक्शन लड़ रहे हैं 4 कैंडिडेट्स ABCD। अब 100 है, क्या 100 है वोटर्स। अब फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम ऐसे होता है, आपने रेस देखी होगी ना, रेस में क्या होता है, जब अगर 4 बंदे रेस में हैं, जब वो दौड़ रहे, अब उसमें हम एक पोस्ट रखते हैं ना, वहाँ पे जो पोस्ट को पहले टच करके निकलेगा वही जीतेगा। अब ए जो है ये भी दौड़ रहा है, बी भी दौड़ रहा है, सी भी दौड़ रहा है और डी भी दौड़ रहा है। अब जो बी है ना, बी सबसे पहले उसने पास किया उस पोल को, ठीक है, और उसके बाद 2 सेकंड के बाद ही ए ने पास किया, सी ने 2 मिनट के बाद पास किया, डी ने 4 मिनट के बाद पास किया। आपके हिसाब से कौन जीतेगा वहाँ पे कौन,
जीतेगा, ऑब्वियसली बी जीतेगा। लेकिन आप यहाँ पे ये सोचोगे कि ए सिर्फ 2 सेकंड पीछे था, ठीक है, ए सिर्फ 2 सेकंड पीछे था, फिर भी किसने जीता? बी ने जीता। क्यों? फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम, पहले पोस्ट को किसने पास किया? बी ने। नो डाउट वो एक ही सेकंड क्यों ना पहले हो ए से, लेकिन जीत विनर कौन है? विनर बी है ना। तो फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम ऐसा ही होता है। अब यहाँ पे देखोगे सी और डी के वोट्स बराबर है ना, ए के 23 है और बी के 27 है। अब मुझे बता, बी आगे है सबसे, लेकिन इसको 2 ही वोट सी और डी से ज्यादा है। तो अब मुझे बता यहाँ पे कौन विनर होगा? इस फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम में बी विनर होगा। अगर किसी कैंडिडेट को एक ही वोट ज्यादा है ना, वही विनर होता है। हालांकि आप देखो इन 23, इन 25 और इन 25 ने, मतलब 25 हो गई, 50 और 20 हो गई 70, और 73 बंदे इसको अपोज कर रहे थे। मतलब 73 बंदों ने इसको चूज नहीं किया, बट 27 ने इसको चूज किया, इसको मेजॉरिटी वोट्स मिले तो इसने जीता, राइट। तो फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम में क्या होता है? जिस बंदे को मेजॉरिटी आएगी ना, जिस बंदे को सबसे ज्यादा वोट्स आएंगे ना, वही जीतता है, और वही फिर क्या होता है? वही एमपी बनता है, वही एमएलए बनता है। तो ये है फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम। जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम हम यूज करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हम यूज करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में और राज्यसभा इलेक्शन में। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये हम अलग से, जो ये 2 टाइप्स हैं, मैं आपको इन डिटेल पढ़ाऊंगी, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है? ऐसे भी ए बी सी डी है, ये 4 कैंडिडेट्स है, लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होना चाहिए? वहाँ पे एक तो सबसे ज़्यादा कौन वोट्स लेगा वो होता है। दूसरा, पहले इन सब विनर को मेजॉरिटी 50% से ज़्यादा वोट्स लेने हैं, और उसके बाद किसके 50% ये क्रॉस थ्रेशोल्ड करना है, उसके बाद फिर किसके सबसे ज़्यादा होंगे, ठीक, वो विनर कहलाएगा। यहाँ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में इससे विनर नहीं बनेगा कि सबसे ज़्यादा वोट्स इसको आ गए, नहीं, एक थ्रेशोल्ड है, उसको भी क्रॉस करना है, वो प्रोपोर्शनल सिस्टम होता है, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ना, वहां पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल की जाती है, उसको एक मेजॉरिटी को भी क्रॉस करना पड़ता है। पहले तो मेजॉरिटी क्रॉस करनी चाहिए, उसके बाद सबसे ज्यादा किसको वोट आएंगे, और वहां पे लिस्ट सिस्टम होता है, प्रेफरेंस। अगर आप ए को कितने प्रेफरेंसेस मिले, अगर ये मेजॉरिटी नहीं हासिल करता है, फिर बी को देखेंगे, ये नहीं करता है, तो वो मैं आपको अलग से प्रेसिडेंट के टाइम और राज्यसभा के टाइम समझाऊंगी, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में आपको मेजॉरिटी भी होनी चाहिए, और उसके बाद देखते हैं वोट्स किसको सबसे ज्यादा, प्रेफरेंसेस किसको आई। लेकिन फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम में क्या होता है कि अगर आपका एक ही वोट ज्यादा है तो आप विनर करार दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने रीजंस कि हमने फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम क्यों इस्तेमाल किया लोकसभा में, हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं इस्तेमाल की। यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट मैं आपको बताऊं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है, ये सिस्टम ऑफ इलेक्शन सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो इसराइल में यूज होती है। इसराइल में फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम नहीं इस्तेमाल होता, वहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल होती है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इसलिए यूज नहीं हुई क्योंकि डिफिकल्टी फॉर वोटर्स टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ड्यू लो लिटरेसी स्किल इन द कंट्री। इंडिया में अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब लिटरेसी बहुत कम थी, और लोगों को वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला सिस्टम समझना बहुत मुश्किल था। फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम बहुत ईजी है क्योंकि इसमें आप सिंपली वोट डालते हो, जिसको ज़्यादा आते हैं और वो विनर कहलाता है। तो इसीलिए वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम था और वोटर्स को अंडरस्टैंड कराना बहुत मुश्किल था, इसलिए हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल नहीं किया। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इज़ हाईली एक्सपेंसिव, इसमें खर्चा भी ज़्यादा लगता है। अब इंडिया में इतने सारे वोटर्स हैं, बहुत बड़ी कंट्री है, तो इतना एक्सपेंसिव इलेक्शन भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे बाई इलेक्शंस भी कराने पड़ते हैं, कभी दोबारा इलेक्शन कराना पड़ता है, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला सिस्टम बहुत ही एक्सपेंसिव है। अनसूटेबिलिटी टू द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ द सिस्टम टू मल्टीप्लाई पॉलिटिकल पार्टीज लीडिंग टू इंस्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन तब ज़्यादा चलता है जब नंबर ऑफ पार्टीज कम होंगी, बाई पार्टी सिस्टम हो गया, कम होंगी। यहाँ पे आपको पता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में मल्टीपल पार्टी सिस्टम यहाँ पे इंडिया में है, तो वहाँ पे इंस्टेबिलिटी रहती गवर्नमेंट में। It does not give any scope for organizing by elections। मैंने आपको बताया कि बाई इलेक्शंस भी कराने पड़ते हैं, ठीक है, कभी कोई सीट वैकेंट होती है, ठीक है, तो दोबारा इलेक्शंस कराने पड़ते हैं, तो उसके लिए भी सूटेबल नहीं है। द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम डाइल्यूट्स एंड एलिमिनेट्स इंटीमेट कॉन्टैक्ट्स बिटवीन वोटर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स।
तो जैसे लोकसभा इलेक्शन में क्या होता है, फर्स्ट पास्ट पोस्ट में जो ये होते हैं ना, जो इलेक्शन लड़ रहे होते हैं और वोटर्स होते हैं, वो रैलीज में आते हैं, वो डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं उनके साथ। लेकिन प्रोपोर्शनल सिस्टम जब मैं आपको पढ़ाऊंगी, वहाँ पे ये सब कुछ इतना क्लोज कांटेक्ट नहीं होता है। इट प्रमोट्स माइनॉरिटी थिंकिंग एंड ग्रुप इंटरेस्ट। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में जो है माइनॉरिटी थिंकिंग और ग्रुप इंटरेस्ट ज़्यादा उन पे ध्यान दिया जाता है, क्योंकि जो माइनॉरिटी होते हैं ना या ग्रुप्स होते हैं, अगर वो इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ गया ना तो उससे नेशनल इंटरेस्ट को भी खतरा होता है, फिर ये इनमें अलग होने की, सेपरेट होने की टेंडेंसी ज़्यादा आ जाती है। तो इंडिया के लिए वो सही नहीं है, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी लड़ रहा है बहुत सारी चीज़ों में ऐसे चीज़ों से, तो इसलिए वो भी इस वजह से भी ये सही नहीं था। इट इंक्रीजेस द सिग्निफिकेंस ऑफ द पार्टी सिस्टम एंड डिक्रीजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ वोटर्स। क्योंकि जो प्रोपोर्शनल सिस्टम है ना, यहाँ पे मैं एक और पॉइंट बताऊंगी। प्रोपोर्शनल सिस्टम में आप पार्टी को वोट करते हैं, ठीक है, पार्टी को वोट करते हैं, ना कि एक कैंडिडेट को। तो यहाँ पे जो है प्रोपोर्शनल सिस्टम जो होता है ना, वो पार्टी की सिग्निफिकेंस को बढ़ाता है और वोटर्स की जो इम्पोर्टेंस है ना उसको कम कर देता है, ठीक है, वोटर्स की इंपॉर्टेंस को कम कर देता है। जब आप एक कैंडिडेट को वोट देते हो ना, कल को आप उसको आंसरेबल ठहरा सकते हो, ठीक है, आप सिर्फ एक पार्टी को नहीं, एक कैंडिडेट को वोट देते हो, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। तो जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है वो सिग्निफिकेंस ऑफ वोटर्स को कम कर देता है, लेकिन पार्टी सिस्टम को की सिग्निफिकेंस को ज़्यादा कर देता है। तो इस वजह से इंडिया ने सोचा कि हमारे लिए ये सही नहीं है लोकसभा इलेक्शन के लिए, हमारे लिए लोकसभा इलेक्शन के लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ज़्यादा सही है। अब रीजंस फॉर अडॉप्टिंग द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या है लोकसभा में हमने क्यों ये इस्तेमाल किया ये वाला सिस्टम? ड्यू टू सिंपलिसिटी, ये सिंपल है। द एंटायर इलेक्शन सिस्टम इज एक्सट्रीमली सिंपल टू अंडरस्टैंड इवन फॉर कॉमन वोटर्स हु मे हैव नो स्पेशलाइज्ड नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस। जो आम वोटर्स होते हैं ना, जिनको कोई नॉलेज ही नहीं होती है इलेक्शंस की, पॉलिटिक्स की, वो भी इसको समझ पाते हैं। इसकी सिंपलिसिटी की वजह से हमने इसको अडॉप्ट किया। क्लियर चॉइस, वोटर्स को क्लियर चॉइस सामने होती है इलेक्शंस के टाइम। इनको सिंपली एक कैंडिडेट को या किसी पार्टी को चूज करना होता है वोटिंग के टाइम। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। यहाँ पे जब वोटर वोट डालने जाता है, उसको पता है मुझे इस कैंडिडेट को वोट देना है, उसको उसके दिमाग में क्लियर चॉइस होती है, या मुझे इस पार्टी को वोट देना है, इस पार्टी का कौन सा कैंडिडेट है उसको वोट दूँ। तो यहाँ पे क्लियर चॉइस होती है। मोर फ्रीडम टू वोटर्स टू चूज, यहाँ पे वोटर्स को ज़्यादा फ्रीडम मिलता है। यहाँ पे क्यों? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में पार्टी पे ज़्यादा फोकस होता है। यहाँ पे एक तो पार्टी वाली चॉइस मिलती है, मैं एनसी को वोट दूँ, पीडीपी को वोट दूँ, बीजेपी को वोट दूँ, कांग्रेस को वोट दूँ। दूसरा यहाँ पे कैंडिडेट्स को भी प्रेफरेंस होती है, मैं इस कैंडिडेट को वोट दूँ, उस कैंडिडेट को वोट दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे चॉइस ज़्यादा होती है। एंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि देखो एक फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है ना, हमें पता होता है कि यहाँ पे कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं। वो तो अलग सवाल है किस पार्टी के हैं। हम पार्टी के साथ साथ कैंडिडेट को वोट करते हैं ना, कैंडिडेट को वोट करते हैं, इसलिए हम उसको कल को जा सकते हैं कि अगर हमने आपको वोट दिया, आप हमारे काम क्यों नहीं करते हैं, राइट। तो इसमें अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होती है। स्मूथ एंड एफिशिएंट, जो ये सिस्टम है ना, ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को स्मूथ और इफेक्टिवली इससे चलती है और स्टेबल गवर्नमेंट रहती है। क्योंकि फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम में लार्जेस्ट पार्टी जो होती है ना, या कोलिशन वाली जो होती है, जो बड़ी कोलिशन वाली होती है, या लार्जेस्ट पार्टी जो होती है जिसकी मेजॉरिटी वोट्स मिलते हैं, वो इलेक्शन गवर्नमेंट बनाती है और वो स्टेबल रहती है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ये नहीं होता है। इसमें यूनिटी एंड कॉमन काज, फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम में क्या होता है, वोटर्स अगर डिफरेंट सोशल ग्रुप से भी बिलोंग करते होंगे ना, वो एक सामने आते हैं और इलेक्शन में एक लोकेलिटी में एक बंदे को जितवाते हैं। तो वहाँ पे क्या करते हैं, उसको वोट देते हैं। इंडिया बहुत ही एक डाइवर्स कंट्री है, जहाँ पे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, जहाँ पे रिलीजियस डाइवर्सिटी है, जहाँ पे इथनिक डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो है, इससे क्या होता है, इससे हर एक कम्युनिटी फिर अपनी पार्टी बनाएगी और उससे सेपरेटिस्ट टेंडेंसी ज़्यादा आ जाती है। लेकिन जो फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम है ना, इसमें वो इशू नहीं आता है। इसमें डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग सामने आके और एक कैंडिडेट को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम जो है हमने यहाँ पे अडॉप्ट किया।
ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। बाकी जो पार्लियामेंट वाली चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।